हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी सर्कल्स चैप्टर हमारा चल रहा है और हमारे सामने है एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर है 4 हमारे सामने। बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान से सुनिए बच्चों। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का जो डायमीटर है, सर्कल का जैसे मान लो ये डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, जो सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करते हैं, या ऐसे भी जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वही डायमीटर होती है। समझ में आ रही है बात। अब देखो बच्चों, जो सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर का ये एंड पॉइंट एक तो ये है, दूसरा एंड पॉइंट ये है। मान लो ये जो ए बी है ये इस सर्कल का डायमीटर है। अब इसके डायमीटर से जैसे यहाँ पे दो टेंजेंट हैं, एक टेंजेंट का नाम मान लो पी क्यू और दूसरे टेंजेंट का नाम मान लो आर एस। समझ रहे हो क्या क्वेश्चन है। एक सर्कल है जिसका ए बी डायमीटर है, ए बी डायमीटर से ये जो पी क्यू और आर एस दो टेंजेंट पास होंगे, ये दोनों टेंजेंट हमेशा पैरेलल होंगे। ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि जो आप दो टेंजेंट्स बनाओगे डायमीटर के एंड पे वो दोनों पैरेलल होंगे। एक बार फिर से रीड कर लो क्वेश्चन को। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर, डायमीटर के एंड पे जो दो टेंजेंट्स बनाओगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। समझ में आ रही है बात। अब यहां तक जो जो चीजें गिवन है उसको लिख दो। ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, तो जो जो चीजें यहां से आपको दिख रही हैं गिवन है वो गिवन में लिखनी होती है, ठीक है। तो क्या लिखोगे गिवन में, क्या लिखोगे, ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, पी क्यू एंड आर एस आर द टू टेंजेंट्स विच टच द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी। समझ में आई बात। ये सारा गिवन में लिखोगे। तो गिवन में क्या लिखा हमने, ध्यान से सुनिए। ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए बी इज इट्स डायमीटर। ए बी क्या था, इसका डायमीटर था। पी क्यू एंड आर एस आर टेंजेंट्स एट पॉइंट ए एंड बी। पी क्यू और आर एस क्या हैं, दो टेंजेंट्स हैं पॉइंट ए और बी पे। ये तो बच्चों हो गई गिवन की बात। गिवन के बाद लिखा जाता है टू प्रूव। क्या लिखना है, टू प्रूव। टू प्रूव में आपको क्या करना है, आपको ये प्रूव करना है ये जो पी क्यू और आर एस ये दो जो टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट पैरेलल हैं। दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है, ये कभी भी अगर इनको आगे बढ़ाया जाए इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब अगर बढ़ाया जाए कभी भी ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो पैरेलल ये है, ठीक है। पैरेलल का एक और मतलब होता है कि इनका जो डिस्टेंस है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस हो तो पैरेलल के बीच में हर जगह 2 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस होगा, ठीक है। हर जगह डिस्टेंस सेम रहता है, पैरेलल का ये मतलब है, ठीक है। तो ये पैरेलल की बात होगी, क्लास 9th में पढ़ा होगा। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। हमें प्रूव करना है कि ये जो पी क्यू और आर एस है ये दोनों पैरेलल हैं। टू प्रूव में क्या लिखोगे, पी क्यू पैरेलल क्या, आर एस। क्या लिखोगे, पी क्यू पैरेलल आर एस। ये आपको प्रूव करना है। अब उसके बाद आता है प्रूफ। प्रूफ के अंदर बच्चों आपको क्या करना है, जो चीज़ इसके अंदर सॉल्व करनी है वो सारी प्रूफ के अंदर लिखनी होती है। आइए समझे प्रूफ के अंदर क्या लिखेंगे। बच्चों मेरे को ये बताओ, ये ओ ए क्या है, रेडियस है। ध्यान से सुनिए, ओ ए क्या है, रेडियस है, और पी क्यू क्या है, टेंजेंट है, क्योंकि सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है। ओ ए अगर रेडियस है, पी क्यू अगर टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट का जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनेगा। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 190 डिग्री है। समझ में आ रही है बात। तो ये मेरे को लिखना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, पहले मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। तो क्या लिखें, सिंस ओ ए इज द रेडियस। ओ ए क्या है बच्चों, ओ ए क्या है, रेडियस, और पी क्यू क्या है, टेंजेंट। सिंस ओ इज द रेडियस एंड पी क्यू इज द क्या, टेंजेंट, ठीक है। कहां पे, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कौन से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ए, ठीक है। एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए। यहां तक हमने लिख लिया। अगर ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो थ्योरम 10.1 को देखो, अगर रेडियस और टेंजेंट है ये दोनों, तो एंगल 190 डिग्री बनेगा। तो मैं इसके बाद लिख सकता हूं विच इंप्लाइज ओ ए परपेंडिकुलर क्या, पी क्यू। ये जो ओ ए रेडियस है ये परपेंडिकुलर होगा पी क्यू से, तो इसी से क्या हो गया, एंगल 1 जो है वो बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। यहां पे रीजन क्या दोगे, रीजन क्या दोगे, ठीक है। जो थ्योरम
10.1 है उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। यहाँ पे क्या लिखना है? स्टेटमेंट को लिखना है बच्चों। आप अगर एग्जाम के अंदर ऐसे लिख के आओगे थ्योरम 10.1 स्टेटमेंट, तो वो गलत माना जाएगा। आपको स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पे, जो 10.1 की स्टेटमेंट थी, ठीक है, बाय यूजिंग थ्योरम 10.1, और उसकी स्टेटमेंट लिख लेना। मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों। अब सेम इसी तरह से अगर आप इधर देखें, OB क्या है? OB भी रेडियस है, क्योंकि सेंटर से सर्कल के पॉइंट को टच कर रहा है। OB रेडियस है और RS भी टेंजेंट है। तो इसका मतलब अगर ये रेडियस है तो RS टेंजेंट है, तो यहाँ पे एंगल 2 भी 90 डिग्री बनेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये भी लिखना पड़ेगा। आल्सो OB is the radius and दूसरा टेंजेंट का नाम क्या है? RS. Since OB is the radius and RS is the tangent, since OB is the radius and RS is the tangent at point of contact, आपको पूरा लिखना है बच्चों। at point of contact कहाँ पे? B, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? Therefore जो OB है ये परपेंडिकुलर होगा कहाँ पे? RS के ऊपर। समझ में आ रही है बात? OB परपेंडिकुलर होगा कहाँ पे? RS। ये बच्चों परपेंडिकुलर का साइन है, तो इसी से क्या हो गया? एंगल 2 भी 90 डिग्री आ गया। सेम रीजन दोगे, कौन सी थ्योरम यूज की? बाय यूजिंग कौन सी थ्योरम? थ्योरम 10.1। स्टेटमेंट लिखना आपको फिर से बता रहे हैं, आपको ऐसे नहीं लिखना, स्टेटमेंट लिखनी है। यहाँ पे इधर लिखना है बिकॉज, वो स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड कर देनी, बस। वो मार्क्स काट ही नहीं सकता। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये इक्वेशन 1 मान लो, ध्यान से देखो, और इक्वेशन 2 मान लो। ध्यान से देखो, एंगल 1 भी 90 डिग्री आ रहा है और एंगल 2 भी 90 डिग्री आ रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखूं, किसी भी इक्वेशन में अगर उनकी राइट हैंड साइड्स इक्वल हो तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। राइट हैंड साइड दोनों की 90 डिग्री है, तो लेफ्ट हैंड साइड एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएगा। बस इसको लिखा कैसे जाता है? इसको लिखते ऐसे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखें तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ गए। अगर आपको क्लास 9th के कॉन्सेप्ट याद हो, ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। यहां तक नोट कीजिए, हम थोड़ा बोर्ड से आगे समझते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। अब क्या हो गया? एंगल 1 और 2 90 डिग्री आ गया। अगर आप इसको ध्यान से देखें, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये कोई ट्रांसवर्सल है, चाहे इसको सीधा बना लो, थोड़ा तिरछा बना लो, सेम ही चीज़ है। ये एंगल जैसे 1 है, ये 2 है। एंगल 1 और एंगल 2 कब इक्वल होते थे? जब ये दोनों लाइनें पैरेलल होती थी। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये इसका ट्रांसवर्सल है और ये दोनों अगर एंगल इक्वल है तो ये लाइनें पैरेलल होंगी, ठीक है। समझ रहे हो? 2 थ्योरम में पढ़ी थी क्लास 9th में। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो लाइनें पैरेलल होंगी। अगर ये लाइनें दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, जिसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये दोनों एंगल्स क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे क्या? एंगल्स इक्वल आ रहे हैं और ये कौन से एंगल बना रहे हैं? कौन सा पेयर बना रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। तो इसके आगे, इसके नेक्स्ट में लिखोगे बट दे फॉर्म ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। आपको पूरा लिखना है, बट दे फॉर्म ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ गया। जब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ गया और ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल तभी इक्वल होते हैं जब ये दोनों लाइनें क्या होंगी? पैरेलल। मतलब ये जो अगर यहाँ पे R है, यहाँ पे S है और यहाँ पे P है, ये Q है, ये दोनों एंगल तभी इक्वल आ सकते हैं बच्चों जब ये दोनों लाइनें क्या हो? पैरेलल। इसका मतलब क्या हो गया? विच इंप्लाइज PQ पैरेलल RS, ठीक है। तो PQ पैरेलल RS, यही प्रूव करना था मेरे को कि ये जो PQ है, PQ टेंजेंट और RS टेंजेंट, ये दोनों क्या है? सर्कल के डायमीटर पे दोनों पैरेलल टेंजेंट है। तो इसके बाद क्वेश्चन के अंदर से ही लिख देनी है स्टेटमेंट जो है। हैंस दी, कहाँ से लिखना है बच्चों? हैंस दी टेंजेंट्स drawn at the end of diameter of a circle are parallel.
समझ में आ रही है बात? तो ये क्वेश्चन के अंदर से लिख देना है। इसी से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरे सामने, ध्यान दीजिए। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनिए बच्चों, ये इमेजिनेशन कल्पना करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है, यहां तक समझे पहले। आपके पास एक सर्कल है, ध्यान से सुनिए, एक सर्कल है, ये कोई मान लो टेंजेंट है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर अगर आपने मान लो बनाया, ये क्या बनाया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर बनाया, क्या बनाया, परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, तो क्या होगा आगे, टू दी टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो आपने परपेंडिकुलर बनाया, ध्यान से सुनिए बच्चों, आगे क्या हुआ, टू ए सर्कल, सर्कल के ऊपर यहाँ पे ध्यान देना, पासिस थ्रू दी सेंटर। ये जो आपने परपेंडिकुलर बनाया ना, परपेंडिकुलर टेंजेंट के ऊपर आपने जो परपेंडिकुलर बनाया, कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये हमेशा सेंटर से पास होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, मतलब जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, तो सेंटर, ये सर्कल का सेंटर, ये सर्कल का सेंटर है, जैसे मान लो O, तो जो आप टेंजेंट है, ये टेंजेंट से जो परपेंडिकुलर बनाओगे ये सेंटर से पास होगा, ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव कैसे कर सकते हो, अगर आपका ये सर्कल है, ध्यान से सुनिए, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ठीक है, ये टेंजेंट है, ये आपको पता है सर्कल का सेंटर और ये पॉइंट, ये रेडियस होगा और ये टेंजेंट है, इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये खुद परपेंडिकुलर बना रहा है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है। दोनों एंगल तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये दोनों एक ही लाइन से पास हो रहे हो। समझ में आ रही है बात? ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और मेरे पास एक और डायग्राम है, वहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दो एंगल 90 डिग्री बन रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं इसको, इस एंगल को उठाऊं और इसके ऊपर रख दूं, ठीक है, तो ये दोनों, ये लाइन जो है, ठीक है, ये जो लाइन है इससे पास कर जाएगी और ये लाइन इससे पास कर जाएगी। समझ रहे हो? एंगल इक्वल होंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इससे ये प्रूफ हो जाएगा, ये जो परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, ये सेंटर से ही पास हो रहा है। समझ में आई बात? ये क्वेश्चन समझाया अभी, आसान है, सिर्फ थोड़ी सी कल्पना आपको करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनिए बच्चों, मैंने क्या किया, मेरे पास गिवन क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, यहां तक समझ में आई, और पी क्यू क्या है, इसका टेंजेंट है। और उसने क्या बोला था, इसका नाम मैं रख लेता हूं आर पी और क्यू। समझ रहे हो? आर पी क्यू क्या है, ठीक है, ये जो ये एंगल है, एंगल ध्यान से सुनिए, एंगल आर पी क्यू ये कितना है, 90 डिग्री। समझ में आ रही बात? आर पी क्यू का क्या मतलब, ये एंगल 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि उसने बोला था टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आपको परपेंडिकुलर गिवन है, बस आपको प्रूव करना है कि ये सेंटर से पास हो रहा है। समझ रहे हो? तो इसी से मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर O है, पी क्यू उसका टेंजेंट है, और ये जो आर क्यू है, ये जो आर पी है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर, टेंजेंट पी क्यू के ऊपर। समझ में आ रही है बात? मतलब ये जो एंगल है ना इसका, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है। कौन सा एंगल, आर पी क्यू, ये आपको लिखना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, गिवन में क्या लिखोगे, ए सर्कल विद सेंटर O। आपके पास क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर है O। पी क्यू इज द टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट P। पी क्यू क्या है, टेंजेंट है किसके ऊपर, सर्कल के कौन से पॉइंट पे, P पे। ठीक है, तो उसके बाद एंगल आर पी क्यू ये कितना है, 90 डिग्री, एंड एंगल आर पी क्यू कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, आर पी इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पी क्यू, ब्रैकेट में लिख देना, ये गिवन था। दोनों तरीके से ही है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको सिर्फ इतना सा प्रूफ कर दो कि ये जो पी आर है ना, ये कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से। ये लाइन यहाँ पे नहीं है, ये यहीं से पास हो रही है। समझ में आ रही बात? तो क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ में आ जाएगा, पी आर पासिस थ्रू दी सेंटर O ऑफ ए सर्कल। पी आर कहाँ से पास हो रही है, जो पी आर है वो सेंटर O से पास हो रही है, ये प्रूव करना आपको। समझ में आ रही है बात? तो इसके लिए आप क्या करो, ये जो O है, O को P से ज्वाइन कर दो। समझ में आ रही बात? O को P से ज्वाइन कर दो, तो ये कंस्ट्रक्शन में लिखोगे ज्वाइन OP। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बच्चों, ये OP क्या है, OP तो रेडियस है और PQ क्या है, टेंजेंट है। ये आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, सिंस OP इज द रेडियस। ठीक है, OP इज द रेडियस एंड PQ
इज द टेंजेंट, सिंस OP इज द रेडियस एंड PQ इज द टेंजेंट, देयरफॉर OP जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, PQ के ऊपर। समझ में आ रही बात, ये जो OP है ये परपेंडिकुलर होगा PQ के ऊपर, या ऐसे भी बोल सकते हो एंगल O, ये जो है OPQ दिख रहा होगा, यहाँ पे O है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, ये एंगल 90 डिग्री आएगा। बताओ क्यों, क्योंकि ये अगर रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री का बनता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो एंगल O लिखेंगे कैसे बच्चों, इसको OPQ सेंटर में लिखना होता है जिसकी बात हो रही है, एंगल OPQ कितना 90 डिग्री। रीजन क्या दोगे, वही ठीक है, रीजन क्या दोगे, बिकॉज मैं इधर सीधा लिख देता हूं थ्योरम 10.1, ठीक है, मैंने यूज़ की यूजिंग थ्योरम 10.1। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है, मैं बोल देता हूँ स्टेटमेंट क्या लिखनी है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये स्टेटमेंट 10.1 है थ्योरम की, तो वो आपको यहाँ पे लिखनी है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये गिवन में इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, और जो आपने अभी अभी प्रूव की, क्या यहाँ पे क्या है, एंगल RPQ 90 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे एंगल OPQ 90 डिग्री आ रहा है, दोनों की राइट हैंड साइड 90 डिग्री है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर देखा जाए बच्चों, तो इसकी राइट हैंड साइड भी 90 डिग्री है, इसकी राइट हैंड साइड भी 90 डिग्री है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। या ऐसे सोच लो, या दोनों एंगल 90 डिग्री के बराबर है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, विच इंप्लाइज एंगल RPQ इक्वल्स टू, ये एंगल RPQ और ये एंगल कौन सा, एंगल OPQ, दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, मतलब ये जो सेंटर वाला एंगल और टेंजेंट वाला एंगल है, ठीक है, मतलब रेडियस और टेंजेंट वाला भी 90 डिग्री है, जो उसने हमें एंगल दिया है वो भी 90 डिग्री है। तो दोनों एंगल अगर 90 डिग्री हो गए, तो मतलब ये लाइन यहाँ से अलग पॉइंट से नहीं गुजर रही है, पास नहीं हो रही है, ये सेंटर से ही पास हो रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हैंस PR पासिस थ्रू सेंटर O ऑफ ए सर्कल, PR जो है ना वो सेंटर O से पास करेगी। देखो बच्चों, ये नहीं भी समझ में आया, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ध्यान से देखो। अगर आपको इसको सामने से देखोगे, क्या ये एक ही लाइन में दिख रहे हैं, ये कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इसी को देखो इस तरह से देखो एक साइड से, तो अभी ये लग रहा है ये दोनों अलग अलग हैं। सेम इसी तरह से बच्चों, सेम इसी तरह से ये जो PR है, ये इस सेंटर वाले पॉइंट से यहाँ पे नहीं है, ये सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर ही है, बस ये हमने बनाई ऐसे है कि अलग से दिखे, और लास्ट में हमने प्रूव कर दिया एंगल इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कोइंसाइड कर रही है, इसी से पास हो रही है। आप नोट कर लीजिए, मैं लिख देता हूँ जो लिखने वाली चीज़ें हैं। लास्ट में बस ये लाइन लिख लेना, क्या, ये जो दोनों एंगल इक्वल आए, इससे क्या हो गया, विच शोज दैट OP मस्ट कोइंसाइड विद PR। इसका मतलब क्या है, ये जो OP लाइन थी, ध्यान से सुनिए, OP और PR लाइन कुछ यहाँ पे थी, ये दोनों लाइन अलग अलग नहीं है, मतलब अगर OP लाइन यहाँ पे है, तो जो PR लाइन होगी, ये PR लाइन ये कोइंसाइड कर जाएगी, मतलब इसी के ऊपर आएगी, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हो गया, हैंस PR पासिस थ्रू सेंटर O ऑफ ए सर्कल। बच्चों अगर कहीं पर भी कोई डाउट रहा, आपको नहीं समझ में आया, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी थ्योरम को, इसी कॉन्सेप्ट को मैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से भी प्रूफ करवा सकता था, उससे भी प्रूफ करवाएंगे। पहले आप इस प्रूफ को समझ लो, ये प्रूफ उससे आसान है, वो भी सही है, वहाँ पे सिर्फ एक थ्योरम याद रखनी पड़ेगी, उससे भी प्रूफ हो जाएगा। आप इसको कर लो, हम उस मेथड से भी आपको बता देंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, आइए समझे क्वेश्चन नंबर 6 को। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ध्यान से देखिए, कंफ्यूजन होगी ऐसे पढ़ के। तो क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, पहले उसने शुरू किया कि टेंजेंट की लेंथ है, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट A से बोलता टेंजेंट की लेंथ, उसके बाद उसने क्वेश्चन में बोल दिया एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ये टेंजेंट की बात नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं, ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ये जो 4 सेंटीमीटर उसने बताया बच्चों, ये अब टेंजेंट की लेंथ बता रहा है। जो उसने 5 सेंटीमीटर बताया, ये क्या बताया, जहां से टेंजेंट वाला पॉइंट शुरू हुआ और सेंटर वाला जो पॉइंट होगा वो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर है। समझ में आ रही है बात,
मैं एक बार और पढ़ दूंगा, आप ध्यान दीजिए। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको रेडियस निकालना सर्कल का। एक तरीका और बताता हूं, अगर आपको पढ़ के समझ में नहीं आया तो किस तरह से पता लगा सकते हैं कौन सी टेंजेंट की लेंथ है, कौन सा रेडियस है और कौन सी हाइपोटेन्यूज बनेगी, मतलब जो सेंटर से डिस्टेंस है। ध्यान से सुनिए, हमारे पास हमें पढ़ के इतना तो समझ में आया, एक सर्कल है जिसका सेंटर होगा कोई, मैं ओ मान लेता हूं, और कोई पॉइंट है ए, ठीक है। पॉइंट ए से उसने शुरू किया, सेंटर से पॉइंट ए, ठीक है, सेंटर से पॉइंट ए बोलता 5 सेंटीमीटर है, और लास्ट में उसने बोल दिया एंड दी इज 4 सेंटीमीटर, वो उसने बोला टेंजेंट की लेंथ को। किसको बोला बच्चों? टेंजेंट की लेंथ। तो टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर हो गई, और लास्ट में उसने बोल दिया रेडियस निकालो कितना है, ये रेडियस मान लेते हैं, तो रेडियस कितना है ये निकालना है। समझ में आ रही है बात? ध्यान से सुनिए बच्चों, मेरे को कैसे पता चलेगा कि टेंजेंट ही 4 है वो 5 है? एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से रीडिंग लगा दूंगा, लेकिन ध्यान से सुनिए। देखो, एक वैल्यू मेरे को 5 सेंटीमीटर गिवन थी, एक वैल्यू मेरे को 4 सेंटीमीटर गिवन थी, और रेडियस मेरे को नहीं गिवन था, मतलब ये निकालना था। अच्छा अब देखो बच्चों, सर्कल के अंदर अगर ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, यहाँ पे हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, थ्योरम 10.1 से, क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, परपेंडिकुलर होगा। और बच्चों जो हाइपोटेन्यूज होती है ना, हाइपोटेन्यूज ये लॉन्गेस्ट साइड होती है। कौन सी साइड होती है? लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की। समझ में आ रही बात? तो जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या होगी? लॉन्गेस्ट साइड। अब मेरे को ये बताओ 4 और 5 में से बड़ा नंबर कौन है? 5 है, इसीलिए 5 यहां पे आना था। समझ रहे हो? क्योंकि 90 डिग्री के सामने ये जो साइड होगी ये होगी हाइपोटेन्यूज, यही सबसे बड़ी साइड होती है, इसलिए 4 और 5 में से 5 यहां पे लिखना था। एक तरीका तो क्वेश्चन को पहचानने का ये भी हो सकता है। और रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालना है तो ये तो होगा नहीं, इसीलिए टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ के बता देता हूं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट, देखो शुरू किया उसने टेंजेंट की लेंथ फ्रॉम ए पॉइंट ए से टेंजेंट की लेंथ। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब बोल रहा है 5 सेंटीमीटर इस पॉइंट ए से, 5 सेंटीमीटर कहां तक है? सेंटर से पॉइंट ए तक 5 सेंटीमीटर। अब ये बोला, अब आगे देखो ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, जो ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर लिख रहा है वो टेंजेंट की लेंथ को लिख रहा है। समझ में आ रही होगी बात? ठीक है, अब ये चीज हमने वैल्यूज लिख ली, नहीं तो ये तरीका है दूसरा, नहीं तो पहला क्वेश्चन को पढ़ के है। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों मेरे को लिखना है गिवन में आपके पास क्या है? ए सर्कल विद सेंटर हो, तो पहली लाइन में लिख दोगे ए सर्कल विद सेंटर हो गिवन में। दूसरा क्या है? एपी की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और ये क्या है? सर्कल का टेंजेंट, क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो दूसरे पॉइंट पे लिखोगे लेंथ ऑफ टेंजेंट एपी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद सेंटर ओ से पॉइंट ए का डिस्टेंस कितना? 5 सेंटीमीटर। तो तीसरा क्या लिखोगे? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ओ ए इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये भी मान लिया। और ओपी क्या है? ओपी है रेडियस सर्कल का, तो इसको लिखना पड़ेगा लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी ओपी। तो ये सारी चीजें लिख ली। अब बच्चों आ जाते हैं जो स्टेप्स हैं जिसको प्रूफ बोलते हैं। तो मेरे को ये बताओ, ये ओपी क्या है? रेडियस है, और एपी क्या है? टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है थ्योरम 10.1 से। तो अब लिखो सिंस ओपी, वही पुरानी लाइन है, सिंस ओपी इज द, बोलिए, रेडियस एंड एपी इज द, एपी क्या है बच्चों? एपी इज द टेंजेंट। ठीक है, अगर ओपी रेडियस है और एपी टेंजेंट है तो देयरफॉर ये जो ओपी होगा ये परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर? एपी के ऊपर। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते। ओपी परपेंडिकुलर होगा एपी के ऊपर। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, विच इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या दोगे? वही थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट। क्या लिखना है इधर? स्टेटमेंट। कौन सी थ्योरम की? 10.1 थ्योरम की। मैं एक बार बोल देता हूँ क्या लिखना है, ऐसे मत लिखना, मार्क्स वो काट लेगा एग्जाम के अंदर। आपको स्टेटमेंट लिखनी है थ्योरम 10.1 की। क्या स्टेटमेंट थी? ध्यान से सुनिए। स्टेटमेंट ये लिखोगी, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। ये स्टेटमेंट थी, ये लिखनी है। समझ में आ रही बात? ये मत लिखना, ये सिर्फ याद करवाने के लिए आपको लिख देते हैं। अब एंगल 1 अगर बच्चों आपका 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर ऐसे करके कुछ ट्राइंगल बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, ओ पी ए, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये हाइपोटेन्यूज होती है, ये बेस होती है, ये परपेंडिकुलर होती है। तो अब कौन सी थ्योरम यूज करोगे? पीजीडी। तो अब क्या लिखोगे? नाउ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल
ओ पी ए, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, ओ पी ए, ये परपेंडिकुलर लिखा है मैंने, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी ए। तो कौन सी थ्योरम यूज करोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ ए, तो क्या आ जाएगा, ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। बेस क्या है, ये नीचे वाली साइड क्या है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, ठीक है, परपेंडिकुलर है ये ओ पी, तो प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ओ पी का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। अब ओ ए का स्क्वायर, तो ओ ए की वैल्यू कितनी है 5, मतलब 5 का स्क्वायर लिखेंगे इक्वल्स टू, फिर क्या है ए बी का स्क्वायर, तो ए बी कितना है 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है ओ पी, और ओ पी हमें फाइंड करना है, इसकी जगह ओ पी का स्क्वायर ही लिखोगे। 5 का स्क्वायर बच्चों होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16 और प्लस कितना है ओ पी का स्क्वायर। अब 25 भी नंबर है, 16 भी नंबर है, प्लस का 16 ट्रांसपोज करोगे, माइनस का 16, यहाँ पे क्या बचा ओपी का स्क्वायर। क्या यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब ध्यान से देखो 25 में से 16 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 9, समझ में आ रही है बात। तो ओपी का स्क्वायर कितना हो गया 9, यहाँ तक नोट कीजिए, मैं थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर लूँ। नेक्स्ट देखते हैं 9 इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर आया था, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ओपी का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब बच्चों स्क्वायर जब 9 के ऊपर जाएगा रूट बनाएगा और रूट 2 वैल्यू देता है, एक प्लस में एक 9 में, तो ओपी कितना आ जाएगा, 9 का रूट कितना होता है बच्चों 3 प्लस माइनस 3, लेकिन ओपी हम लेंगे कौन सा प्लस का 3, ठीक है, और सेंटीमीटर में। रीज़न क्या, रूट के अंदर वैल्यूज तो 2 आती हैं, स्क्वायर जब इस पे जाएगा रूट बनेगा और एक प्लस में एक माइनस में वैल्यू देगा, लेकिन हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे बिकॉज इधर लिख दो निगलेक्ट ओपी इक्वल्स टू -3 सेंटीमीटर, -3, ठीक है। रीज़न क्या दोगे, बिकॉज जो साइड है ना, साइड ऑफ ट्राइंगल कांट, ठीक है, कांट भी नेगेटिव, ट्राइंगल की साइड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ओपी कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, तो ओपी क्या था रेडियस था, तो एंड में लिख देना हैंस द रेडियस ऑफ सर्कल, एंड में लिखना है हैंस द रेडियस ऑफ सर्कल इज ओपी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, और यही बच्चों आपका आंसर होगा। इसको नोट कर लो, ये है क्वेश्चन नंबर 6। मैं चाहूँ तो बच्चों ये 15 सेकंड से जल्दी करवा सकता हूँ ट्रिक से, लेकिन बोर्ड के अंदर सीबीएसई बोर्ड या कोई भी आपका स्टेट बोर्ड है वो मार्क्स नहीं देगा। मैं 10 सेकंड से पहले इन सभी का आंसर निकाल सकता हूँ, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट से, लेकिन यहाँ पे वो मार्क्स नहीं देगा, इसलिए मैं स्टेप वाइज आपको लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों का अपना अपना लेवल है, इसलिए अच्छे से कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, आइए समझे क्वेश्चन नंबर 8 को, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। ध्यान से देखिए, सर्कमस्क्राइब वो वर्ड आपने शायद पहली बार सुना होगा। ध्यान से देखिए, आपको एक डायग्राम सी फिगर 10.12, ये आपको एक डायग्राम गिवन है, आपके पास एक सर्कल है, और देखिए ABCD आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है। तो ध्यान से देखिए, ये जो AB साइड है P पे टच कर रही है सर्कल को, और BC Q पे, CD कहाँ पे R पे, और AD S पे। जब एक क्वाड्रिलेटरल सर्कल को, ठीक है, टच करता हो, कुछ इस तरह से जाए, जिस तरह से आपको दिख रहा है, इसी को बोलते हैं सर्कमस्क्राइब, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रूव क्या करना है। सबसे पहले गिवन में क्या आ जाएगा, गिवन में यही लिखोगे, गिवन में क्या लिखोगे, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। तो गिवन के अंदर यहीं से लिखोगे, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, तो ये गिवन के अंदर लाइन आ जाएगी, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। क्या गिवन समझ में आया। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, अब आगे क्या है, प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, जिसको टू प्रूव में लिखते हैं, AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, ये प्रूव करना है, तो इसको टू प्रूव में लिख दोगे, AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। यहाँ तक आपका इतना भी कर लोगे, एक नंबर तो बन गया 5 में से। अब ध्यान से सुनो, अब क्या बोल रहा है, मेरे को प्रूव क्या करना है, ध्यान से सुनिए बच्चों, क्या प्रूव करना है, ध्यान से देखिए। अगर मैं टू प्रूव को देखूँ, मेरे को प्रूव करना है AB प्लस क्या CD इक्वल्स टू AD प्लस क्या BC। ध्यान से देखिए क्या प्रूव करना है, AB प्लस CD इक्वल्स टू क्या AD
प्लस क्या BC। ध्यान से सुनिए बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एक सर्कल है, ये जो क्वाड्रिलेटरल की AB साइड है, सर्कल को किस पॉइंट पे टच कर रही है, P पे, ठीक है। अब देखो AB कैसे आ रहा है, ध्यान से सुनना, AB कैसे बना होगा, AP प्लस BP से बना होगा, ध्यान से सुनना, AP प्लस BP से आपका AB बना होगा। ऐसे ही CD कैसे बना होगा, ध्यान से देखना, CD कैसे बना होगा, CR प्लस DR से बना होगा, CR प्लस DR से बना होगा। क्वेश्चन को खोल रहा हूं मैं, टू प्रूफ को बता रहा हूं। AD कैसे बना होगा, ध्यान से देखो, AS प्लस DS से बना होगा, AS प्लस DS से बना होगा। प्लस BC कैसे बना होगा बच्चों, BQ प्लस CQ से बना होगा, BQ प्लस CQ। क्या ये जो मैं इधर लिख रहा हूं आपको दिख पा रहा है बच्चों, हाँ जी दिख रहा है। ध्यान से सुनिए, अब मैं ये चीज़ें तो ला सकता हूँ, AP प्लस BP, CR प्लस DR, ये लेफ्ट साइड चाहिए, और राइट साइड लाने के लिए AS प्लस DS चाहिए, और BQ प्लस CQ चाहिए। तो क्वेश्चन में बेसिकली मेरे को यही चाहिए जिससे मैं ये ला सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, सर्कल के अंदर, ध्यान से सुनना बच्चों, आपने पढ़ा था अगर आपके पास कोई एक सर्कल है और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लो कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से आप दो टेंजेंट बना रहे हो। ध्यान से सुनना, अब थ्योरम 10.2 को याद करो, ठीक है, समझ रहे हो। तो अगर ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ पे एक टेंजेंट है कोई भी, ठीक है, जैसे AP एक टेंजेंट है और एक AS टेंजेंट है। अगर ये सर्कल है और AS का एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो आप टेंजेंट बनाते थे बच्चों, उनकी लेंथ हमेशा क्या होती थी, इक्वल। अगर ये सर्कल है, A एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से ये जो दो टेंजेंट बनेंगे, AP और AS, टेंजेंट होता क्या, सर्कल को देखो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है इधर, तो ये जो AP है और AS है, इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। थ्योरम याद करो 10.2, तो बस यही यूज करेंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये सर्कल है, A क्या है इसका एक्सटर्नल पॉइंट। अगर A एक्सटर्नल पॉइंट है, AP टेंजेंट है और AS भी टेंजेंट है, इसका मतलब AP और AS इक्वल होंगे। ऐसे ही इस सर्कल को देखो, B इसके बाहर आ रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो BP भी टेंजेंट है, BQ भी टेंजेंट है, इसका मतलब BP और BQ भी इक्वल होंगे। C भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो CQ और CR भी इक्वल होंगे। ऐसे ही D भी एक्सटर्नल पॉइंट है, DR और DS भी इक्वल होंगे। तो मतलब ये सारी चीज़ें मैं ला सकता हूँ, एंड में ऐड करके आंसर बना दूंगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया कैसे करेंगे? अब इसको थोड़ा सा लिख देंगे, क्या लिखोगे, वी नो, क्या पता है आपको, वी नो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, वी नो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन, ठीक है, वी नो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी थ्योरम 10.2 का पहले प्रूफ देखो, फिर समझ में आया। आपने यहाँ पे लिख के क्या कर दिया, अब आप आज़ादी से सब कुछ लिख सकते हो। थ्योरम की स्टेटमेंट तो आपने लिख दी कि हमें पता है, हम जानते हैं कि जो टेंजेंट्स की लेंथ है जो एक्सटर्नल पॉइंट से बनाई जाए सर्कल के ऊपर, वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है, ये लिख दिया। अब इससे क्या है, A एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, A सिंस A इज एन, कौन सा पॉइंट, एक्सटर्नल, सिंस A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, AP और AS इक्वल होगा, तो विच इंप्लाइज क्या, AP इक्वल्स टू क्या, AS। समझ में आ रही है बात, AP और AS इक्वल होगा। ऐसे ही B एक्सटर्नल पॉइंट है, तो दूसरी चीज क्या लिखो, B इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, B भी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो BP और BQ बराबर होगा। तो दूसरे केस में क्या लिखोगे, BP इक्वल्स टू क्या, BQ। ध्यान रखें, ध्यान बच्चे, BQ और BQ भी इक्वल होगा, BP और BQ इक्वल होगा। ऐसे ही C भी सर्कल के बाहर आ रहा है एक्सटर्नल पॉइंट, CQ और CR भी बराबर होगा। तो तीसरा क्या लिखोगे, C इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। अगर C एक्सटर्नल पॉइंट है तो अगर C एक्सटर्नल पॉइंट है तो बच्चों क्या होगा, CR और CQ इक्वल होगा। क्या होगा, CR इक्वल्स टू क्या, CQ। ऐसे ही D क्या है, D इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, D भी एक्सटर्नल पॉइंट है। अगर D एक्सटर्नल पॉइंट है तो DR और DS इक्वल होगा। क्या इक्वल होगा, DR इक्वल्स टू क्या, DS। क्या ये चीज़ें समझ में आई आपको?
ठीक है, डी आर और डी एस इक्वल होगा। समझ में आ रही बात। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लूँ, इसको थर्ड इक्वेशन मान लूँ, इसको फोर्थ इक्वेशन मान लूँ, ध्यान दीजिए, अगर मैं इनको फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन मान लूँ और इनको ऐड कर दूँ, लेफ्ट साइड में लेफ्ट वाली ऐड होंगी, राइट में राइट ऐड होंगी। ध्यान से देखिए, इक्वल्स टू तो मिडल में ही रहेगा, जहाँ पर है वहीं रहेगा, लेफ्ट में ये ऐड होंगी, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, यही चीज़ बनेगी। और राइट साइड क्या ऐड होंगी, ए एस प्लस क्या बी क्यू प्लस क्या सी क्यू प्लस क्या डी एस। तो देख लो, ए एस प्लस क्या डी एस बी क्यू सी क्यू, यही चीज़ें बनेगी। तो मैं ऐड करके आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ तक नोट कीजिए। अब ऐड करते हैं इन सभी इक्वेशंस को, तो क्या लिखेंगे, नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सभी इक्वेशंस को ऐड करो। लेफ्ट साइड लेफ्ट ऐड करना, तो लेफ्ट साइड इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड क्या आ रहा है, ए पी प्लस क्या बी पी प्लस क्या सी आर प्लस क्या डी आर, फिर इक्वल्स टू, अब राइट साइड ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस क्या बी क्यू प्लस क्या सी क्यू प्लस डी एस, सी क्यू प्लस क्या डी एस। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, ये समझ में आया, लेफ्ट में लेफ्ट साइड लेफ्ट वाली ऐड करनी है, राइट साइड राइट वाली ऐड करनी है। इनको ऐड कर दिया। अब ध्यान से देखिए, ए पी प्लस बी पी क्या है, ए पी प्लस बी पी, ये तो ए बी बन गया, तो मैं ए पी प्लस बी पी की जगह ए बी लिख सकता हूं। अब सी आर प्लस डी आर, ध्यान से देखिए, सी आर प्लस डी आर, तो इसकी जगह सी डी या डी सी कुछ भी लिख सकता हूं, तो इसकी जगह आ गया सी डी, इतने की जगह। समझ में आ रही बात। अब ध्यान से देखो, इधर देखो, ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू तो कुछ भी नहीं है, सी क्यू प्लस डी एस, सी क्यू प्लस डी एस भी नहीं है। इसका मतलब अगर मेरे को क्या बनाना है, ए डी बनाना है, तो ए डी बनाने के लिए ध्यान से सुने बच्चों, मेरे को क्या बनाना है, ध्यान से देखो, ए डी बनाना है टू प्रूव के अकॉर्डिंग। तो ए डी कब बनेगा, जब ए एस और डी एस एक साथ आएंगे, ये ए एस है और ये डी एस है, इन दोनों को एक साथ लिख लो, ए एस प्लस क्या डी एस, फिर क्या बचा, बी क्यू प्लस सी क्यू, तो बी क्यू प्लस सी क्यू, ये तो आगे ही एक साथ है बच्चों, ये आगे ही एक साथ है, तो इनकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इनकी जगह तो मैं डायरेक्ट बी सी लिख भी सकता था, तो इन दोनों की जगह लिख दो बी सी। अब क्या आया, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, ये पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरे का सम, ये पूरा बन जाएगा आपका ए डी, तो इसकी जगह ए डी लिख दो, प्लस क्या, ये बी सी आ चुका है। अब इसको मैच करके देखो, जो उसने बोला था प्रूव करने के लिए, उसने बोला था ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, तो यही प्रूव करना था। एंड में लिखना पड़ेगा हैंस प्रूव्ड, तो ये प्रूव हो चुका। समझ में आई बात। देखो मैंने लिखा कैसे, ध्यान से सुनना, मेरे को जब ए बी चाहिए ना, तो मैं ए पी और बी पी लेफ्ट साइड ही लिखूंगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है, तभी ए बी बनेगा। इसलिए जब आप ए बी सी डी एक्सटर्नल पॉइंट मान के इनकी लेंथ्स को इक्वल करें टेंजेंट थ्योरम यूज करके, तो क्या करें बच्चे, सभी क्या करें, ए पी इक्वल्स टू ए एस लिखें, फिर बी पी इक्वल्स टू बी क्यू लिखें, क्योंकि ए पी और बी पी अगर लेफ्ट साइड आया ऐड होके ए बी बन जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बच्चों इतना ही रखते हैं। तो 8th क्वेश्चन तक हमारे सॉल्व हो चुके हैं सर्कल्स चैप्टर के। और अगर आपको मैथ्स एनालिसिस के ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।